हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं इकोनॉमिक्स का गाला पेपर 5 का सेक्शन बी। तो ये वाला वीडियो आप लोग आखिरी तक देखिएगा बिकॉज मैंने ये वीडियो बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया है, हर एक क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले 21 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन इज डिवाइडेड बार डायग्राम एज वेल एज क्लस्टर बार डायग्राम ड्रॉन, कि कब हम लोग डिवाइडेड बार डायग्राम बनाते हैं और क्लस्टर बार डायग्राम को बनाते हैं। तो याद रखना, व्हेन एवरी सिंगल वैल्यू ऑफ वेरिएबल हैज सब कैटेगरीज, मैं इस पे फोकस कर रहा हूं कि जब हर एक वेरिएबल की वैल्यू सब कैटेगरीज में देके रखी हो तब जाके हमको डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना होता है। और क्लस्टर बार डायग्राम कब बनाना है? जब व्हेन डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल है सेम कैटेगरी, अलग अलग वेरिएबल है बट सबकी कैटेगरी कैसी है? सेम कैटेगरी। यहां पे सब कैटेगरी था, यहां सेम कैटेगरी आ जाएगा, तब हम लोग बनाते हैं क्लस्टर बार डायग्राम। आप लोग को पता ही होगा कि कैसे डिवाइडेड बार डायग्राम बनता है, तो ये बता देता हूं डिवाइडेड बार डायग्राम का एक एग्जांपल। ठीक है, इस तरह से पहले एक बार बनता है, फिर उसको बीच में से डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये हो गया अपना डिवाइडेड बार डायग्राम। अलग अलग तरह के बन सकते हैं ये। ठीक है, ये डिवाइडेड बार डायग्राम क्योंकि यहां पे सब कैटेगरीज होती है। फिर हम लोग देख लेते हैं क्लस्टर बार डायग्राम कैसे होते हैं। तो यहां पे सेम कैटेगरी होती है, दैट्स व्हाई सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस तरह के जो डायग्राम होते हैं ना, उसको अपने क्लस्टर बार डायग्राम कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? तो ये अपना 21 नंबर वाला क्वेश्चन होता है फिनिश। देन आगे बढ़ता है नंबर 22 पे। क्या है? विच इकोनॉमिस्ट प्रेजेंटेड द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, स्टेट इट्स इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। ये क्वेश्चन एग्जाम 2022 में पूछा गया था। तो इसका आंसर आएगा मॉरिस डेविड मॉरिस। इन्होंने प्रेजेंट किया था पीक्यूएलआई का कंसेप्ट, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ का कंसेप्ट। और इसके इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कौन से है? तो 3 है। लिटरेसी, जिसको एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है, फिर आ जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिर आ जाता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो ये इसके मेन 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कहो या इसके 3 डिटर्मिनेंट्स भी हम लोग कह सकते हैं। क्लियर हो गया 22 नंबर का क्वेश्चन। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 23। व्हाट इज बैंक रेट एंड रिवर्स रेपो रेट? ये भी एग्जाम 2022 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चों को डाउट कंफ्यूजन होते हैं, तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं। बैंक रेट, तो देखो, the rate at which RBI lends to the commercial bank for long term is called bank rate। याद रखना कि अगर जब भी, यहां पे एग्जांपल के साथ समझाता हूं मैं, कमर्शियल बैंक और ये हो गई अपनी आरबीआई। ठीक है, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा दे, यानी कि कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत पड़ी और उसने आरबीआई से क्या लिया? पैसा लिया। बट याद रखना कितने टाइम के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। जब आरबीआई से कोई भी कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेती है और उसके सामने जो इंटरेस्ट चुकाती है, उसी इंटरेस्ट को हम लोग कहेंगे, उसी रेट को, उसी इंटरेस्ट को हम लोग कहेंगे बैंक रेट। क्लियर हो गया? डन, समझ में आ गया? तो याद रखना बैंक रेट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है और इसी की जगह अगर शॉर्ट टर्म होता ना तो वो हो जाता रेपो रेट। क्लियर? आगे बात करें तो रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई जो है, आरबीआई हैज टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक बाय पार्किंग इट सिक्योरिटीज विद द कमर्शियल बैंक एंड एग्रीड रेट पेड बाय आरबीआई इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। इसको भी बढ़िया तरीके से आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल आरबीआई, वैसे आरबीआई इसको मॉनेटरी पॉलिसी की तरह यूज करती है। कभी भी आरबीआई को पैसों की जरूरत पड़े ऐसा हो नहीं सकता, बट मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ये स्टेप्स उठाती है। तो रिवर्स रेपो रेट मतलब क्या होता है? तो जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लेती है, ठीक है, और सामने उसकी जितनी भी सिक्योरिटीज है उस पैसे के रिलेटेड, वो सारी सिक्योरिटीज को पार्क कर देती है। तो यहां पे क्या दे रही है? सिक्योरिटीज, और सामने क्या ले रही है? कमर्शियल बैंक से मनी, या तो हम कहेंगे फंड्स ले रही है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो भी रेट आरबीआई कमर्शियल बैंक को पे करेगी, ठीक है, जो भी रेट होगा उसी को हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। और ये भी किस के लिए होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर हो और आरबीआई कमर्शियल बैंक से फंड्स ले और सामने सिक्योरिटीज को पार्क कर दे, उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। बोलो, क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अगर हो तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 24 पे। व्हाट टाइप ऑफ डिपॉजिट्स आर मोर लिक्विड
एंड ऑन विच टाइप ऑफ डिपॉजिट्स बैंक डू नॉट पे इंटरेस्ट। तो याद रखना हमेशा जो करंट अकाउंट डिपॉजिट होता है ना वो सबसे ज्यादा लिक्विड होता है। लिक्विड का मतलब क्या होता है कि जहां से हम बहुत ज्यादा जल्दी डिपॉजिट करवा सकते हैं और जहां से बहुत जल्दी हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं, उसी को ही हम लोग लिक्विड कहेंगे। आपको पता है सेविंग अकाउंट पे बैंक ज्यादा ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं करती, इसलिए लोग करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। खास करके जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं जिससे एक दिन में वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कर सके, बिकॉज करंट अकाउंट में कोई भी तरह की ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं होती। और यह बात भी याद रखना कि जो बैंक होती है ना वो कभी भी आपको इंटरेस्ट पे नहीं करती आपके करंट अकाउंट डिपॉजिट पे, बल्कि बहुत सी बैंक तो ऐसी भी होती है जो इस फैसिलिटी को देने का चार्ज लेती है, करंट अकाउंट पे भी चार्ज लेती है। क्लियर? तो करंट अकाउंट सबसे ज्यादा लिक्विड है और कोई भी बैंक इस पे इंटरेस्ट पे करती नहीं है। डन। देन बात करें व्हेन एंड व्हाई वाज अटल पेंशन स्कीम वाज स्टार्टेड। तो ये कब स्टार्ट की गई थी और क्यों की गई थी? तो याद रखना इसको स्टार्ट किया गया था 9 मई 2015 पे। किन लोगों के लिए? तो ऐसे वर्कर्स जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है उन लोगों के अटल पेंशन स्कीम स्टार्ट की गई थी और इस स्कीम के अंदर मंथली पेंशन दिया जाता था जो भी लोग 60 साल से अबव है, 60 साल से बड़े हैं और वो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया 25 नंबर का क्वेश्चन। देन बढ़ते हैं 26 पे। राइट फुल नेम ऑफ एमजी नरेगा एंड नरेगा, जो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत इजी है इसका फुल फॉर्म, तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पता होगा, पहले भी काफी बार पढ़ चुके होंगे। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये है एमजी नरेगा का, और नरेगा का क्या है? वही है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। पहले नरेगा था फिर उसको चेंज करके एमजी नरेगा कर दिया। देन आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27, गिव नेम्स ऑफ मेथड्स फॉर कलेक्टिंग लैंड रिवेन्यू प्रिवेलेंट अंडर ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के दौरान 3 तरह के लैंड रिवेन्यू सिस्टम चलते थे। एक था जमींदारी सिस्टम, एक था मालवारी सिस्टम, ये पहला, दूसरा मालवारी सिस्टम और तीसरा था रियायतवारी सिस्टम। तो इस तरह से टोटल 3 सिस्टम चला करते थे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग 12th गुजरात बोर्ड कॉमर्स में हो और अगर आपको पढ़ाई में कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग आपको रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करेंगे अकाउंट और स्टैटिस्टिक्स के, और यहाँ पे एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे। आपका कोई भी डाउट होगा तो इस बैच में हम लोग सॉल्व भी कर देंगे। और एग्जाम तक इसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है, 599, 600 रुपए। अगर आप कोई रेस्टोरेंट में भी जाते हो ना तो इतने का आराम से खा लेते होंगे। इतने का ही एक कोर्स हमने पूरा बनाया है, तो आप लोग जल्द से जल्द हमारे कोर्स में एनरोल करें और हमारी ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पे यूजीटी के नाम से आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हो और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट नाम है। और अगर कोई भी तरह की दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 7202012221। अब आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो 28 नंबर, व्हेन डज द वैल्यू ऑफ इंडियन रूपी इंक्रीज एंड डिक्रीज, व्हाट डज इट इंडिकेट। ये अच्छा खासा क्वेश्चन है जो आप लोग को फॉरेन ट्रेड वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो ये एक्सचेंज रेट का क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने इसका आंसर लिखा है। तो आंसर क्या आएगा? द वैल्यू ऑफ इंडियन रूपी डिक्रीज When exchange rate rise for India। सीधी सी बात है, जब एक्सचेंज रेट बढ़ता है ना, से फॉर एग्जांपल अगर मान लो अभी एक्सचेंज रेट चल रहा है कुछ 85 समथिंग, 85 रुपीज बराबर $1। अगर मान लो हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ के कि अगर मेरे को 100 रुपए देने पड़े और सामने $1 मिलेगा, तो हमारे रुपीस की वैल्यू क्या होगी? अभी 85 है, अब फ्यूचर में जाके 100 हो गई, तो हमारे रुपीस की वैल्यू तो क्या हो गई? डाउन हो गई ना। तो रुपीस की वैल्यू डाउन कब होती है, डिक्रीज कब होती है? जब एक्सचेंज रेट बढ़ता है, एक्सचेंज रेट राइज होता है। देखो पहले 85 था, अब कितना हो गया? 100, तो एक्सचेंज रेट बढ़ा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इंडिकेट्स दैट more Indian rupee will have to be paid to buy 1 unit of foreign currency। मैंने वही बताया कि 1 यूनिट ऑफ फॉरेंसी खरीदने के लिए अभी 85 दे रहे हैं, बाद में जाके 100 रुपए देने लगे तो क्या होगा? हमारे रुपीस की वैल्यू डाउन हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट दूसरा, व्हेन द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी इंक्रीज, कब बढ़ेगी? व्हेन एक्सचेंज रेट फॉल्स। यस, जैसे मान लो अभी 85 रुपीज है, ठीक है, इज इक्वल टू $1 है, बट फ्यूचर में जाके अगर वो हो जाता है मान लो 70 या 60 रुपए हो गया,
60 रुपए बराबर $1 हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, एक्सचेंज रेट गिरा, पहले 85 था, अब कितना हो गया 60। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे वैल्यू जो है इंडियन रुपीस की वो मजबूत होगी, वो अच्छी होगी। क्लियर। और ये क्या इंडिकेट करता है, लेस इंडियन रुपीस विल हैव टू बी पेड टू बाय 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। पहले 1 यूनिट के लिए 85 देना पड़ता था, अब 1 यूनिट के लिए 60 रुपए देना पड़ेगा। तो हमारे इंडिया की वैल्यू मजबूत हुई है। क्लियर हो गया। तो यही क्वेश्चन का आंसर है। तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 29 नंबर पे। क्या देके रखा है, जीएसपीसी एज वेल एज क्रिप्को कम्स अंडर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जीएसपीसी जो है ना वो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री के अंदर आता है, और ये वाला आपको क्वेश्चन इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। और जो क्रिप्को है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडस्ट्री के अंदर आता है। क्लियर। आखिरी क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 30। What is meant by developmental migration? Give one example। 2020 में ये क्वेश्चन आया था। तो याद रखना, डेवलपमेंटल माइग्रेशन मतलब क्या, कि कोई भी तरह की डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए लोगों को माइग्रेट होना पड़े, लोगों को एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़े, उसी को हम लोग कहते हैं डेवलपमेंटल माइग्रेशन। एंड द माइग्रेशन दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ सरदार सरोवर योजना। इसका एग्जांपल है कि भाई सरदार सरोवर योजना के अंदर बहुत सारे लोगों को माइग्रेट होना पड़ा था, और ये एक एग्जांपल हुआ डेवलपमेंटल माइग्रेशन का। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको 30 के 30 क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिए। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से हेल्पफुल हुआ होगा। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।